जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट्स आज जो है हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हम 3 वीडियोज़ जो हैं वो कर चुके हैं और आई थिंक वो बहुत 3 लेक्चर हो चुके हैं और मेरा ख्याल उसमें हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट, वैल्यू, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 है, इसमें 1.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ आएंगे, फिर हम 1-2 MCQs भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे इस काम को साथ साथ करते जाएं ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए। ठीक है, डेली बेस पर जो लेक्चर मेरा आता है उसको अटेंड करें, उनको हाथों से गुजारें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, डेली बेस पे चलें। और इसके अलावा बेटा हमारा जो चैनल है मैथमेटिक्स के, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट्स भी करें। ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए एक मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं और हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आप हमें बताएंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को उस तरह हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है। A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x 40 minus 10x square. Students, I think बुक आपके सामने होगी, आपने इस क्वेश्चन को थॉरली स्टडी कर लिया होगा। ये मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। इसमें एक स्टोन है बेटा, ये देखें कि ये आपका एक स्टोन है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका स्टोन है। ठीक है, और स्टूडेंट ये आपकी ग्राउंड है। ये स्टूडेंट आपकी ग्राउंड है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि हमने स्टोन को हमने ना नीचे गिराया। ठीक है, और उसे ग्राउंड तक पहुंचने में x सेकंड टाइम लगा। उसे ग्राउंड तक पहुंचने में x सेकंड टाइम लगा और इसकी जो स्टोन की जो हाइट है स्टूडेंट, स्टोन की जो हाइट है वो h है। स्टोन की जो हाइट है वो क्या जी, वो स्टूडेंट h है। फिर सुन लीजिएगा स्टूडेंट, ये स्टोन है, ये आपकी ग्राउंड है। स्टोन को ग्राउंड हमने छोड़ दिया या फेंक दिया तो वो ज़ाहिर है ड्यू टू ग्रेविटी स्टोन जमीन की तरफ जाएगा ना, ऊपर तो ना जाएगा बेटा। तो स्टोन ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो गया। स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बेटा x टाइम लगा, x सेकंड लगे, और स्टोन की ग्राउंड से जो हाइट है वो h है। स्टोन की जो हाइट है ग्राउंड से बेटा वो कितनी है, h है। आपको पता है जो हाइट है वो टाइम पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा चीज हाइट जमीन तक पहुंचने में टाइम लेगी उतनी उसकी हाइट होगी। स्टूडेंट सुन लें कि एक स्टोन है, वो जितना ज्यादा उसका फॉलिंग टाइम ज्यादा होगा, यानी गिर नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा, उतनी ग्राउंड से स्टोन की हाइट ज्यादा होगी। स्टूडेंट मेरी बात बेटा नहीं समझ लगी? एक स्टोन को ग्राउंड तक आने में जितना टाइम लगेगा तो समझ लें कि उतनी हाइट, उतनी ज्यादा हाइट से वो दूर नीचे है। अगर स्टोन को जमीन तक आने में 10 सेकंड लगे हैं तो उसका टाइम देख उसकी हाइट ज्यादा होगी। एक स्टोन को जमीन तक आने में 3 सेकंड लगेंगे तो उसकी हाइट भी कम होगी। तो बेटा ये हाइट और टाइम में फंक्शन दे दिया गया है। क्यों? हाइट टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम हाइट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट मींस जब हाइट टाइम पे डिपेंड करती है तो हाइट टाइम का फंक्शन है। इसके मतलब इस ओके। और क्वेश्चन के अंदर इसने हाइट और टाइम में फंक्शन दे दिया है, वो देखें ये लिखा हुआ है हाइट और टाइम में फंक्शन दे दिया है 40 माइनस 10x स्क्वायर, इसको नंबर 1 कह रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर देखें कि आपको हाइट और टाइम के दरमियान में फंक्शन दे दिया गया है।
क्या मतलब हाइट टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है कि एक स्टोन को ग्राउंड तक आने में, ग्राउंड को टच करने में 3 सेकंड लगे हैं, एक स्टोन को ग्राउंड को टच करने में 5 सेकंड लगे हैं। तो जिसका टाइम ऑफ फॉलिंग ज़्यादा है उस स्टोन की ग्राउंड से हाइट भी ज़्यादा है, और जिस स्टोन का फॉलिंग टाइम कम है उसकी ग्राउंड से हाइट भी स्टूडेंट क्या है जी, कम है। लगी इस बात की समझ? आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, व्हाट इज द हाइट। पार्ट नंबर 1 में देखें, कहता है जी व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ द स्टोन, ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। ठीक है, पार्ट नंबर 1 कि जी x इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या मतलब स्टूडेंट, जरा क्वेश्चन को गौर सुनिएगा। कहता है कि एक स्टोन है उसको ग्राउंड तक आने में 1 सेकेंड लगा, ग्राउंड स्टोन को ग्राउंड तक आने में, स्टोन को ग्राउंड तक आने में 1 सेकेंड लगा। तो बताइए वो कितनी हाइट से ऊपर से नीचे आया होगा। एक स्टोन को ग्राउंड तक आने में स्टूडेंट, स्टोन को, स्टोन में इस टाइम ए पोजीशन पे है, कहां पर है, और ये ग्राउंड जो है आपकी बी पोजीशन पे है। स्टोन एयर में ए पोजीशन पे है और ग्राउंड क्या है, बी पोजीशन हो गई। तो स्टोन को ए से बी तक आने में 1 सेकेंड लगा है। तो बताइए ए से बी तक कितनी हाइट थी स्टोन की। तो बहुत इजी है कि नंबर 1 में आप x1 पुट कर दें। ठीक है, तो ये h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वेयर। h ऑफ 1 स्टूडेंट फिर सुन लीजिएगा कि मैंने x की जगह 1 लिया, देख ले 1 माइनस 10 इंटू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 माइनस 1 स्क्वेयर 1 इंटू 10 तो ये 10। तो h ऑफ 1 दैट इज 30। देख लें स्टूडेंट्स कि स्टोन ने 1 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। स्टोन ने क्या कर लिया जी कि जो है 1 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया स्टूडेंट। एनी क्वेश्चन जी। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 2 में टाइम चेंज कर दिया है 1.5 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि जहां जहां x है वहां वहां 1.5 पुट करेंगे नंबर 1 में। यानी एक स्टोन को ग्राउंड तक आने में 1.5 सेकंड लगे। बताइए उस स्टोन की ग्राउंड से कितनी हाइट होगी। तो बेटा क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे जी, पुट x इक्वल टू 1.5 सेकेंड इन नंबर 1। नंबर 1 में x में हम 1.5 पुट करेंगे। तो ये क्या होगा जी आपका जी, h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वेयर। 40 माइनस 10 इंटू 2.25, 40 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 डेट इज 17.5 मीटर। ये देख लें कि स्टोन को जो है ग्राउंड तक आने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट। इसके बाद देखें जी कि आपका पार्ट नंबर जो है, देखें पार्ट नंबर आपका जो है स्टूडेंट है वो क्या जी, सी है।
सी में फिर फॉलिंग टाइम दे दिया है x इक्वल टू 1.7 सेकेंड। फिर देख रहे स्टूडेंट्स कि स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में 1.7 सेकेंड लगी है। ये समझ लें कि फॉलिंग टाइम है स्टोन का, नीचे गिरने का या नीचे आने का या नीचे की तरफ सफ़र करने का जो टाइम है या नीचे ग्राउंड तक आने का जो टाइम है स्टूडेंट, वो 1.7 सेकेंड है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको भी नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट इन नंबर 1 चले देख लेते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो एच ऑफ एक्स कितना है जी 1.7, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर। तो 40 माइनस, तो स्टूडेंट 17 स्क्वायर जो होता है वो 289 आएगा। ठीक है, तो इसका जे 2 डेसिमल निकालेंगे तो 2.89 आएगा जी। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी 40 माइनस 28.7। तो 40 को आप माइनस कर दें 28.7 से 1, तो ये क्या आएगा 11.3 मीटर। यानी कि स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी इस पार्ट की। अच्छा जी बेटा, फिर सुन लें, x में बेटा मैंने 1.7 पुट की है। 1.7 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है जी 2.89 होता है। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 28.9। फिर इसमें से आपने ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 11.1 आएगा जी। 11.1 जो है जी ये मीटर। यानी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी में देखिए, तीनों पार्ट सेम थे। पार्ट नंबर 2 देखें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। व्हेन डज द stone strike mean hit, strike the ground। अब देखिए when का मतलब जब भी क्वेश्चन when से स्टार्ट होना, इसका मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन जो है आपका व्हेन से स्टार्ट हो तो टाइम पूछा जा रहा है। जैसे व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप कितने बजे बेदार होते हैं, कितने बजे नींद से उठते हैं, तो आप इट मीन्स आप टाइम बताएंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, इट मीन्स आप स्कूल जाने का टाइम बताएंगे। व्हेन विल यू गो टू से फजर प्रेयर, आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए किस टाइम जाते हैं। व्हेन यू गो टू बेड, व्हेन विल यू गो टू बेड, आप कब सोते हैं, तो आप टाइम में आंसर देंगे। तो ये इंग्लिश की बात है, जब भी क्वेश्चन व्हेन से स्टार्ट हो तो आंसर टाइम की फॉर्म में देते हैं। अब कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। देखिए जब स्टोन स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, जब स्टोन जो है ग्राउंड को हिट करता है तो हाइट क्या होती है 0 होती है। बेटा ये बात समझ आ रही है ना कि जब ये स्टोन ग्राउंड को हाइट करे, टच करेगा या हिट करेगा, तो देख लें हाइट 0 हो गई, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो यहां लिखना है कि व्हेन स्टोन हिट लिख दें या स्ट्राइक लिख दें, हिट द ग्राउंड, तो फिर क्या होगा देयरफॉर h ऑफ x इज 0। तो जब ये स्टोन जो कि 60 मीटर की हाइट से हमने इसको फेंका था, ये क्या था जी 60 मीटर की हाइट से हमने इसको नीचे फेंका था, तो इसको जमीन तक आने में कितना टाइम लगा। रिपीट करता हूं, स्टोन को हमने 60 मीटर की हाइट से फेंका था, जरा बुक से देखिएगा, तो उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। इट मीन्स हमने x मालूम करना है। इट मीन्स हमने तो ये लिख दिया
अब एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है ये देख लें आप। 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या है आपका जी कि 40 इक्वल टू 10x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40/10, x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। ये टाइम है स्टूडेंट, ये टाइम है तो इसलिए जस्ट प्लस ही लेंगे तो टाइम हमेशा क्या है पॉजिटिव होता है। देख लें स्टूडेंट जी के हमारा आंसर आ चुका है कि x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एनी क्वेश्चन जी स्टूडेंट? इसके बाद हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, मगर उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये जो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन में ही आ जाती है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता मैं कि ये एक कॉस्ट फंक्शन है, ये एक कॉस्ट फंक्शन है और x क्या है नंबर ऑफ सोप्स, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ सोप, ये साबुन की टिक्कियां हैं। अगर मैं एक पीस ऑफ सोप खरीदूं तो मुझे 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर मैं 2 पीसीज ऑफ सोप परचेज करूं तो x में 2 पुट कर दें तो मुझे 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे शॉपकीपर को। अगर मैं x में 3 पुट कर दूं, क्या मतलब मैंने 3 पीसीज ऑफ सोप्स खरीदने हैं तो मैं x में 3 पुट कर दूं तो ये मुझे 60 रुपीज पुट कर देंगे। इसका मतलब कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ पीसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितने ज्यादा पीस लेंगे उतनी हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जितने कम पीस लेंगे सोप की टिक्कियां उतने हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। ये जो हमारी पेमेंट है हमारी परचेज पे डिपेंड करती है, हमारी जो खरीदी हुई चीजों पे डिपेंड करती है। तो देख लें कि डेली लाइफ में भी जो है ना ये आपकी एप्लीकेशन है, या आपके जो बड़े बड़े मार्ट हो गए फैसलाबाद में या पंजाब में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लें, इनके कंप्यूटर में हर जो आइटम का एक फंक्शन, एक फार्मूला फील होता है, तभी तो आप देखें विद इन सेकेंड 1 मिनट के अंदर अंदर आपका बिल तैयार होता है, ठीक है। बड़े बड़े मार्ट देख लें, हर आइटम का जो होता है ना, हर जो आपकी प्रोडक्ट होती है साबुन, चीनी, घी, उसकी जो होता है ना फार्मूला या फंक्शन होता है आपके कंप्यूटर में फीड होता है। जब आप साबुन की टिक्कियां 3 खरीदेंगे तो जस्ट 3 दबाना है, खुद ब खुद दिखा देगा, कोड रीड होता है, मतलब खैर से मिनट लगता है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। आइए स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 1 है, देखें क्या है जी, लिखा हुआ जी कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है जी, द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर as a function of its area A। इस होगा स्टूडेंट, ये नहीं कि हम इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, गौर से पढ़ें तो क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है किसका जी, एरिया का। पेरीमीटर किसका फंक्शन है जी, यानी पेरीमीटर जो है वो फंक्शन है एरिया का। क्या मतलब, पेरीमीटर डिपेंड करता है एरिया पे, और किस फिगर का नेम बताया गया है, वो फिगर जो है स्क्वायर है, यानी स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं। इससे तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, बट मैं अभी भी बताऊंगा आपको।
तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। याद रहे तो फंक्शन की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट लेक्चर में भी ये मैंने बताया था कि जो एरिया है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, पेरीमीटर भी एरिया पे डिपेंड करता है। इट मींस पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है। तो क्या मतलब, हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि जिसकी मदद से जिसमें पेरीमीटर का भी जिक्र हो और एरिया का भी जिक्र हो। हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें पेरीमीटर का भी जिक्र हो, एरिया का भी जिक्र हो और किसी तीसरे पैरामीटर, तीसरे अननोन का जिक्र ना हो। हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि पेरीमीटर दिया हो स्क्वायर का तो एरिया फाइंड कर सकें, अगर स्क्वायर का एरिया दिया हो तो पेरीमीटर फाइंड कर सकें। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? और जब कहता है ना पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है, पेरीमीटर एरिया का, तो पेरीमीटर लेफ्ट में हो, एरिया राइट में हो। जब कहता है पेरीमीटर एरिया का फंक्शन हो तो पेरीमीटर लेफ्ट में हो और एरिया क्या हो जी, राइट में हो। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, और इसके ऑल एंगल्स जो होते हैं वो भी राइट होते हैं। ऑल एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं। ऑल साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। चले हम इसको x कहते हैं। इट्स ओके स्टूडेंट, x क्या है जी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे लेट x इज लेंथ ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे पेरीमीटर। P क्या है, P क्या है आपका जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। यानी ये देखें, आप यहाँ पर स्टैंड है तो यहाँ से यहाँ तक आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 4x। यह टोटल बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। तो टोटल कितनी साइड्स हैं जी, 4 हैं। स्क्वायर की कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, और उसको 1 लेंथ क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो स्टूडेंट पेरीमीटर क्या है जी आपका जी, P है। लेंथ ऑफ साइड क्या जी, वो आपकी x है, इसको नंबर 1 कहते हैं। ओके स्टूडेंट, देखें ये 4x क्या है, 4 लेंथ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x से तो पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेरीमीटर 3 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 12। 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 और ये 4। ओके स्टूडेंट, अच्छा जी, इसके बाद हम निकालते हैं एरिया, क्योंकि पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है। तो ए क्या है जी, ए क्या आपका जी, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया को ए से शो कर लें, लेंथ भी हमारी x है, विड्थ भी हमारी x है। लेंथ भी x है, विड्थ भी हमारी x है, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो ये क्या हुआ आपका जी, x स्क्वायर। याद रखें, हमने एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि पेरीमीटर एरिया का फंक्शन हो, पेरीमीटर लेफ्ट में हो, एरिया राइट में हो। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू निकालें, यहां पुट करें। हम x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रूफ में x नहीं है। तो बेटा ये क्या है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट a, इसको आप पुट कर दें नंबर 1 में। ये देखें, तो देयरफॉर P इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट a। देख लें, ये फार्मूला बन गया और ये चीज भी प्रूफ हो गई है कि पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है।
जब पेरीमीटर एरिया का फंक्शन है तो बेटा पेरीमीटर शुड बी लेफ्ट हैंड साइड एंड एरिया शुड बी राइट हैंड साइड। तो देख लें स्टूडेंट्स, पेरीमीटर इज इन लेफ्ट हैंड साइड एंड एरिया इज इन राइट हैंड साइड एंड 4 इज कांस्टेंट। अब इस फार्मूले से आपको अगर पेरीमीटर गिवन हो तो आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया गिवन हो तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल छोटी सी देता हूं कि पेरीमीटर 4 है तो एरिया क्या होगा, तो यहां पुट कर दें पेरीमीटर 4, तो ये मालूम करना है, तो ये इससे कट गया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देख लें आपका एरिया 1 आ गया। नहीं समझे स्टूडेंट, पेरीमीटर 4 है तो एरिया मालूम करना है कैसे, पेरीमीटर की जगह 4 लिखा, 4 से कट गया, 1 का स्क्वायर लिया, तो ये देखें स्क्वायर स्क्वायर को काट देगा, बट जरूरत नहीं है इसकी समझाने के लिए। इसी तरह अगर आपको एरिया दिया होगा 64, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो बेटा देख लें कि आप पेरीमीटर में 64 पुट कर दें, सॉरी एरिया में 64 पुट कर दें। देखिए आपको एरिया दिया हुआ है पेरीमीटर का, सॉरी स्क्वायर का, और आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्या करें, एरिया में 64 पुट करें, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, 64 स्क्वायर रूट 8, देख लें पेरीमीटर आ गया। इट्स ओके स्टूडेंट, इसको रेज कर रहा हूं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो बेटा हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर पेरीमीटर of square as a function of its area। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। यही बैकग्राउंड हमारी क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 और 3 में भी होनी है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। हत्ता कि आपने आज तक ज्योमेट्री में कोई फार्मूला नहीं पढ़ा होगा स्क्वायर का, पेरीमीटर दिया हो तो एरिया फाइंड करें, एरिया दिया हो तो पेरीमीटर फाइंड करें। आपको देखिए ये है कि लेंथ दी हो तो एरिया मालूम कर लेते थे, और लेंथ दी हो तो पेरीमीटर फाइंड कर लेते थे, बट आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था कि पेरीमीटर दिया हो तो एरिया फाइंड कर ले, एरिया दिया हो तो पेरीमीटर फाइंड कर ले। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। पार्ट नंबर 2 देखें, क्या लिखा हुआ जी, लिखा हुआ जी द एरिया ऑफ ए सर्कल देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो एरिया है ऑफ ए सर्कल इज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, और फिगर का जिक्र क्या किया है, वो है आपकी प्लेन फिगर सर्कल। यानी कि देखिए गौर से देखिए स्टूडेंट्स कि जो एरिया है वो सर्कमफेरेंस का क्या लिखा हुआ जी, द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्या मतलब स्टूडेंट्स कि एरिया सर्कमफेरेंस का फंक्शन है, इट मींस एरिया सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करता है, सर्कमफेरेंस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सी सर्कमफेरेंस, इट मींस एरिया लेफ्ट में हो क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सर्कमफेरेंस राइट पे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। याद रहे स्टूडेंट, जैसे आपने ये क्या किया था, y is equal to fx, कि y is a dependent variable, x is a independent variable, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट में रखते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट में रखते थे। f क्या था, नेम ऑफ फंक्शन था। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये चीजें हैं, देख लें मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है कि एरिया सर्कल का क्या है, फंक्शन है, और इस क्वेश्चन में किस फिगर का जिक्र किया गया है, सर्कल का किया गया। यानी हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है कि अगर आपको सर्कल का एरिया दिया हो तो आप सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकें,
सरकमफेरेंस दिया हो सर्कल का तो एरिया फाइंड कर सकें। बट आज तक आपके पास सर्कल का रेडियस दिया हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, सर्कल का रेडियस दिया हो तो सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। बट ये फार्मूला आपके पास नहीं है कि एरिया दिया हो तो सरकमफेरेंस मिल जाए एंड सरकमफेरेंस गिवन हो तो यू कैन फाइंड एरिया। तो टुडे यू विल मेक दिस फार्मूला, इट्स ओके। तो आइए बेटा क्वेश्चन के अंदर किस फार्मूले का किस फिगर का जिक्र है, सर्कल का। तो स्टूडेंट्स फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखें जी ये आपका एक सर्कल है और ये उसका सेंटर O है और ये उसका रेडियस x है। रेडियस को x भी कह सकते हैं, r भी कह सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। ये कौन सा बात नहीं नजर आना है क्वेश्चन में, तो आप x भी कह दें r भी कह दें तो कोई मसला नहीं, चलिए हम r ही कहते हैं, नो इशू, इसमें उलझना नहीं आपने। तो यहाँ लिखना क्या है, लेट r इज रेडियस of a circle with center at O। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस A है। याद रहे एरिया सर्कमफेरेंस का फंक्शन है, तो पहले एरिया लेंगे। तो यू नो कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या है, पाई रेडियस स्क्वायर, क्या है, पाई रेडियस स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू, रेडियस को हमने r कहा है, इसको नंबर 1 कहेंगे बेटा। देन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या जी, पाई 2 पाई रेडियस। वैसे सर्कमफेरेंस का आपको पता होगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ये टोटल बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। याद है मैट्रिक में डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने कि टोटल बाउंड्री ऑफ ए लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, या डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में जितना हम फासला या डिस्टेंस कवर करते हैं उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस को बेटा c से शो करते हैं। तो 2 पाई बेटा रेडियस क्या है आपका जी r। अब आप देख लें कि इसको देखें और इसको देखें, यहां से r ने c/2 पाई और इसको पुट करे नंबर 1 में। याद रखे एरिया जो है वो सर्कमफेरेंस का फंक्शन है, तो क्वेश्चन में सिर्फ एरिया का जिक्र हो और सर्कमफेरेंस का, किसी रेडियस का जिक्र ना हो, किसी रेडियस का जिक्र है, इसलिए मैंने रेडियस की वैल्यू निकाली, नंबर 1 में पुट कर दूंगा, रेडियस खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सर्कमफेरेंस से r की वैल्यू निकाली और उसे नंबर 1 में पुट कर दूंगा, रेडियस खत्म हो जाएगा और वही मुझे चाहिए। तो पुट नंबर 1 देखें जी, तो ये क्या है, a इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितना है c/2 पाई होल स्क्वायर, तो ये क्या है आपका जी c²/4 पाई स्क्वायर। ये पाई से कैंसिल, तो एरिया इज इक्वल टू c²/4 पाई। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे, ये भी सही है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/4 पाई c²। ठीक है, तो इट मींस एरिया जो है वो सर्कमफेरेंस का क्या हुआ जी के फंक्शन हुआ। देख ले मैंने कहा था ना, एक ऐसा फार्मूला ना है कि एरिया सर्कमफेरेंस का फंक्शन हो, एरिया लेफ्ट में हो और सर्कमफेरेंस जो है वो राइट में हो। तो देख लें सर्कमफेरेंस राइट में है, 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इट्स ओके। अब ये एक ऐसा फार्मूला बन चुका है कि जिसकी हेल्प से हम को एरिया दिया हो तो सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस दिया हो तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर
कि एरिया ऑफ सर्कल एज a function of its circumference। ओके स्टूडेंट, देख लें स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ रही हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम टू इशू इट्स ओके जी 13।